जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अमेरिका ने भारत के लिए अप्रूव किए 2 स्पेशल मिसाइल पैकेज। तेजस के ऑयल लीक डिसइंफॉर्मेशन को भारत सरकार ने किया ऑफिशियली एक्सपोज। कश्मीर टाइम्स के ऑफिस में हुई रेड में मिले AK-47 के राउंड्स। और अमेरिकन रिपोर्ट के मुताबिक रफाल की सेल को गिराने के लिए मई के महीने में चीन ने किया था भारत के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने भारतीय सेना के लिए 2 स्पेशल मिसाइल पैकेजेस की फॉरेन मिलिट्री सेल्स को अप्रूव किया है, जिसकी वैल्यू है $92.8 मिलियन और इसमें शामिल है 100 जेवलिन ATGMs और उनके 25 CLUs यानी कि कमांड लॉन्च यूनिट्स और 216 X कैलिबर प्रिसिशन गाइडेड 155 mm के प्रोजेक्टाइल्स। वही प्रोजेक्टाइल्स जिसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान के कई सारे मिलिट्री पोस्ट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखाने में इस्तेमाल किया था। बाकी इसमें से जो जेवलिन वाली डील है तो उसकी वैल्यू $45.7 मिलियन है और इसी डील में जेवलिन के लिए सपोर्ट सिस्टम्स भी शामिल हैं, जैसे कि बेसिक स्किल्स ट्रेनर्स, मिसाइल सिमुलेशन राउंड्स, बैटरी कूलेंट यूनिट्स, ऑपरेटर मैनुअल्स, टेक्निकल मैनुअल्स, लाइफ साइकिल सपोर्ट, फिजिकल सिक्योरिटी इंस्पेक्शन, स्पेयर पार्ट्स, सिस्टम इंटीग्रेशन और चेकआउट, ब्लॉक 1 CLU, रीफर्बिशमेंट सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स और ऐसी अन्य सभी प्रोग्राम सपोर्ट। बाकी जेवलिन ATGM की अगर बात की जाए तो एक कॉम्बैट प्रूवन वेपन सिस्टम में आता है और अफगानिस्तान और इराक में ये 5000 से भी अधिक की इंगेजमेंट्स में इस्तेमाल हुआ है और US आर्मी की इन्वेंट्री में भी ये जेवलिन सिस्टम 2050 तक बने रहेगा। और जो दूसरा पैकेज अप्रूव किया गया है X कैलिबर का प्रिसिशन आर्टिलरी राउंड, तो ये एक एक्सटेंडेड रेंज गाइडेड आर्टिलरी शेल है जिसे 39 कैलिबर की आर्टिलरी से फायर किया जाए तो उसकी रेंज है 40 किलोमीटर, 52 कैलिबर से फायर किया जाए तो 50 किलोमीटर और 58 कैलिबर से फायर किया जाए तो 70 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। और इसकी जो सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी है वो 2 मीटर से भी कम है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि बेहद ही सटीकता के साथ अपने टारगेट को हिट करता है। और आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि जो US स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से इन वेपन पैकेज को अप्रूव किया गया है तो ये कोई फाइनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ये फिलहाल अभी अमेरिका की तरफ से अप्रूव हुआ है। अभी भारत और अमेरिका के बीच इन वेपन पैकेजेस के लिए जो डील है वो औपचारिक रूप से साइन होनी बाकी है। बाकी इसके अलावा अपडेट यह है कि दुबई एयर शो के साइडलाइंस भारत के लिए Su-57E के ऑफर को लेकर रशियन ऑफिशियल की तरफ से ये भी कंफर्म किया गया है कि वे आगे की स्टेजेस में इस एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को भारत में ही शिफ्ट करने के तरीकों को भी ढूंढेंगे। बाकी क्लियरली कहा गया कि भारत को जो भी चाहिए रशिया वो भारत को देने के लिए तैयार है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कुछ न्यू जनरेशन के टेक्नोलॉजीज के टेक्नोलॉजिकल लर्निंग जैसे कि इंजन्स, ऑप्टिक्स, AESA रडार, AI एलिमेंट्स, लो सिग्नेचर के टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न एयर वेपन्स, सब कुछ। और रशिया के प्रपोजल में भारत के लिए फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ 2 सीट वाला Su-57E वाली परियोजना शामिल है। भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली पोर्क्यो के उस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को बस्ट कर दिया गया है जिसमें कुछ पोर्केज अकाउंट ये क्लेम करते हुए दिख रहे थे कि दुबई एयर शो में तेजस फाइटर का ऑयल लीक कर रहा है और उससे संबंधित वो एक वीडियो भी शेयर कर रहे थे जिसमें एयरक्राफ्ट के नीचे एक बैग रखा हुआ दिख रहा था। और जैसे कि हमने आपको पहले ही कहा था कि ये पाकिस्तान का एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है तेजस के खिलाफ और जिस वीडियो के बेसिस पर ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था तो उसमें केवल और केवल पाकिस्तान के ही प्रोपेगेंडा अकाउंट्स थे। लेकिन अब ऑफिशियली ये कन्फर्म कर दिया गया है कि तेजस में ऑयल लीकेज वाले जो क्लेम हैं वो फर्जी हैं और एक्चुअल में वीडियो में जो आपको नीचे लिक्विड दिख रहा है तो वो असल में एयरक्राफ्ट के एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम और ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम तो उसका कंडेंस्ड वाटर है जिसे इंटेंशनली ड्रेन किया जा रहा था, जिसे निकाला जा रहा था, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो कि अक्सर ह्यूमिड कंडीशंस में ऑपरेट करते समय एयरक्राफ्ट में फॉलो किया जाता है। यानी कि जो वीडियो में लिक्विड ऑब्जर्व किया गया है वो एक रूटीन ड्रेनिंग प्रोसेस का हिस्सा है, कोई टेक्निकल माल फंक्शन नहीं है जैसे कि पोर्की अकाउंट्स अपने प्रोपेगेंडा में फैला रहे हैं। और कंडेंसेशन को हटाना एक स्टैंडर्ड प्री फ्लाइट प्रोसीजर होता है। हालांकि वो बात अलग है कि ये बात हमारे उन निकम्मे पड़ोसियों के समझ में नहीं आएगी जिनके एयरक्राफ्ट हवा में कम और ज़मीन पर ज़्यादा रहते हैं और जब उनके एयरक्राफ्ट उड़ते ही नहीं है तो कंडेंसेशन को हटाने वाली इस स्टैंडर्ड प्री फ्लाइट प्रोसीजर के बारे में उन्हें पता भी कैसे लगेगा। लेकिन भारत सरकार से हमारा एक अनुरोध है और विशेष रूप से PIB फैक्ट चेक जो चलाते हैं उनसे, जो कि भारत के खिलाफ चलने वाले अलग अलग प्रोपेगेंडा को बस्ट करते रहते हैं। लेकिन बस प्रॉब्लम यह है कि जो आप ये फैक्ट चेक करते हैं, जो प्रोपेगेंडा को बस्ट करते हैं, तो उसकी जो आपकी टाइमिंग है वो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि जब तक आप इन प्रोपेगेंडा को बस्ट करते हैं तब तक जो प्रोपेगेंडा है वो ऑलरेडी फैल चुका होता है और आपको इन मामलों में प्रोएक्टिव होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, वरना इस तरह के फैक्ट चेक का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब जैसे कि तेजस को लेकर जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है वो काफ़ी समय से चल रहा है और सोशल मीडिया पर अलग अलग हैंडल्स ने इस इशू को ऑलरेडी उठाया भी था और सब ने अपने अपने तरह से इसको फैक्ट चेक किया है।
लेकिन जो फैक्ट चेक है वो भारत सरकार के ऑफिशियल हैंडल्स की तरफ से सबसे पहले आना चाहिए, ताकि जो प्रोपेगेंडा है, जो डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, उसका इफेक्ट कम से कम रहे। तो अगर आप इस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना कभी भी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनकी इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस वॉरफेयर को अगर हमें जीतना है तो हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि आग भड़क ना पाए। लेकिन अगर आग भड़क भी गई है तो उसे जल्द से जल्द हम बुझा दें, ताकि वो ज़्यादा नुकसान ना कर पाए। बाकी अगर सब कुछ जलने के बाद ही आप आग बुझाने के लिए आ रहे हैं तो फिर तो आप नहीं भी आते तो भी आग अपने आप बुझी जाती, क्योंकि सब कुछ तो जल ही चुका है। तो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन की अगर बात हो ही गई है तो इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि आपको पता होना चाहिए, और जिससे आपको ये भी समझ में आएगा कि जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है तो कभी कभी उन कैंपेन्स को इतना स्मार्टली फैलाया जाता है जिससे एक बार के लिए इंसान कंफ्यूज हो जाए कि ये डिसइंफॉर्मेशन है या एक्चुअल में कोई फैक्ट बताया जा रहा है। तो हुआ ये कि अमेरिका की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया है कि मई के महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने मुख्य रूप से चाइनीज़ वेपन्स का इस्तेमाल किया था, तो अमेरिकन रिपोर्ट के मुताबिक कि इस कॉन्फ्लिक्ट में चाइना ने अपने J-35 फाइटर्स के फेवर में फ्रांस के रफाल फाइटर्स की सेल को गिराने के लिए डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन इनिशिएट किया था, और जिसमें फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से AI की मदद से बनाई गई एयरक्राफ्ट के मलबे की फेक इमेजेस को फैलाया जा रहा था। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन क्या है, क्योंकि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका चाइना को एक्सपोज कर रहा है, और ऐसा है भी, लेकिन अगर आप पूरी रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक तरफ अमेरिका चाइना के प्रोपेगेंडा को तो एक्सपोज कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके साथ साथ अपने प्रोपेगेंडा को फैला भी रहा है। कौन सा प्रोपेगेंडा? जिसमें अमेरिका ये क्लेम कर रहा था कि मई वाले कॉन्फ्लिक्ट में भारत के 3 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए हैं। और इस रिपोर्ट में इस पूरे मामले पर जो एक्चुअल लाइन है वो कुछ इस तरह से है कि भारत द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फ्रांसीसी रफाल फाइटर्स को मार गिराने के लिए पाकिस्तान द्वारा चीनी हथियारों का इस्तेमाल चीनी दूतावास के डिफेंस सेल्स के प्रयासों के लिए एक पर्टिकुलर सेलिंग पॉइंट बन गया, बावजूद इसके कि तथ्य यह है कि कथित तौर पर भारतीय सेना द्वारा उड़ाए गए केवल 3 एयरक्राफ्ट को ही मार गिराया गया था। और इस रिपोर्ट में ये क्लियर नहीं किया गया है कि वो 3 एयरक्राफ्ट थे कौन से। यानी कि यहाँ पे डिस इन्फॉर्मेशन को बस्ट करने के साथ साथ एक नई तरह की डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, क्योंकि इस बात के ऐसे कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जो कि साबित करते हो कि 3 एयरक्राफ्ट भारत के गिरे हैं, और भारत ने भी ऑफिशियली अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया। और अमेरिका भी जो ये दावे कर रहा है 3 एयरक्राफ्ट के शॉट डाउन होने का, तो वो भी वेस्टर्न मीडिया की ही बाइस रिपोर्ट से लिया गया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति मई वाले कॉन्फ्लिक्ट को लेकर एयरक्राफ्ट के गिरने के जो आंकड़े हैं वो किस तरह से बदलते रहते हैं वो तो आप सभी को पता ही है। हालांकि उन्होंने भी आज तक स्पष्ट नहीं किया है कि वो जिन एयरक्राफ्ट के गिरने की बात करते हैं वो है किसके, भारत के या पाकिस्तान के। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमेरिका की जो ये पूरी रिपोर्ट है, जिसमें अमेरिका और चाइना के संबंधों के बारे में अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू को शामिल किया गया है, और इसमें वेस्टर्न मीडिया के कई सारी स्टेटमेंट्स को कोट किया गया है। और वेस्टर्न मीडिया जो कि अपने आप में ही बायस्ड है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान को किस लेवल का डैमेज भारत के स्ट्राइक्स में हुआ था, तो उसके बिल्कुल साफ और स्पष्ट सबूत भारत ने सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से दिए थे, लेकिन उनको इस रिपोर्ट में जानबूझकर इग्नोर किया गया है, क्योंकि अगर वो शामिल होगा तो पोल खुल जाएगी कि इस कॉन्फ्लिक्ट में कौन हावी रहा था। और अगर सेल की भी बात हो रही है तो कुछ और भी एयरक्राफ्ट है पाकिस्तान के पास जो कि दुनिया भर में अपनी अच्छी खासी सेल्स के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि F-16। और यूएस की ये रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दिखाती है कि डिस इन्फॉर्मेशन के कितने रूप हो सकते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट जिस तरह से तैयार की गई है तो उसका एक ही उद्देश्य है भारत में एक तरह की कन्फ्यूजन क्रिएट करना। और इसलिए हम आपको हमेशा ये कहते हैं कि जब भी बात आती है भारत की, तो भारत की फोर्सेस पर और भारत की जो सरकार है उस पर भरोसा करिए। एक यही सबसे कारगर तरीका है भारत के खिलाफ चलने वाले डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को रोकने का। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और भी डीप कोलैबोरेशंस के लिए फ्रांस की DGA और भारत की DRDO के बीच एक टेक्निकल एग्रीमेंट साइन हुआ है। और इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का उद्देश्य होगा दोनों देशों के रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज को कंबाइन करके भविष्य के डिफेंस चैलेंजेस के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस को विकसित करना। कहने का मतलब ये कि ये जो पार्टनरशिप है ये संयुक्त रूप से रिसर्च, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, टेस्टिंग एक्टिविटीज़, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, वर्कशॉप ऑर्गेनाइजेशन, सेमिनार्स, तो इस तरह की अलग अलग चीज़ों के लिए एक फॉर्मल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगी ताकि डिफेंस R&D में स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाया जा सके। और इसी एग्रीमेंट के तहत दोनों ही देशों के लिए इक्विपमेंट का ट्रांसफर, नो हाउ और टेक्नोलॉजीज ये सभी उपलब्ध रहेगा। और महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां पे दोनों ऑर्गेनाइजेशंस कोऑपरेट करेंगे तो उनमें शामिल है एरोनॉटिकल प्लेटफॉर्म्स, अनमैन्ड व्हीकल्स, एडवांस्ड मटेरियल्स फॉर डिफेंस एप्लीकेशंस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस नेविगेशन, एडवांस्ड प्रपल्शन, एडवांस्ड सेंसर्स, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, अंडर वाटर टेक्नोलॉजीज और म्यूचुअल इंटरेस्ट के बाकी एरियाज। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि भारतीय सेना ने सुपर हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में
ट्रूप्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेशल क्लोथिंग और माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट के 57 आइटम्स में से 55 आइटम्स में स्वदेशीकरण को प्राप्त कर लिया है, और वो भी 100% स्वदेशीकरण। कहने का मतलब ये है कि अब आर्मी की इन्वेंट्री में जो स्पेशल क्लोथिंग और माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट हैं जो कि सुपर हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में इस्तेमाल होते हैं, तो अब उनमें से 97% अब स्वदेशी हैं, और अब 57 में से जो केवल 2 आइटम्स बचे हुए हैं तो उनके ट्रायल्स भी चल रहे हैं, और 2026 तक उन 2 आइटम्स में भी स्वदेशीकरण को प्राप्त कर लिया जाएगा। और ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन की तरह है। और आपको बता दें कि अभी तक इस तरह के जो स्पेशल क्लोथिंग और गियर्स हैं जो कि सुपर हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि सियाचिन, पूर्वी लद्दाख, तो अभी तक इन सभी को हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब इनमें से 97% इक्विपमेंट भारत में ही बनाए जा रहे हैं, यानी कि अपने सोल्जर्स के लिए भारत अब लगभग सभी तरह के एक्सट्रीम कोल्ड वेदर गियर भारत में ही बना सकता है। आज भारतीय वायुसेना के एक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट को इंजन माल फंक्शन के कारण जैसलमेर के पास फोर्सफुली लैंड करवाना पड़ा था। ये जो यूएवी है ये अपने एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन में था और इसकी लैंडिंग सेफली कराई गई है। बाकी इस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट को एम्प्टी फील्ड से रिकवर कर लिया गया था और ग्राउंड पर कोई डैमेज नहीं है, और इस यूएवी को भी बहुत ही माइनर सा डैमेज हुआ है। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट यह है जिसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से आज गुरुवार को कहा गया है कि जो 2020 के एंटी CAA प्रोटेस्ट थे तो वो जिस समय कंडक्ट किए गए थे तो वो अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के साथ मेल खाते थे, जिसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवरेज हासिल करना। और ये जो स्टेटमेंट है ये दिल्ली पुलिस की ओर से पेश ASG SV राजू की तरफ से आई है, जो कि उन्होंने फरवरी 2020 के दंगों के मामले में शामिल उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दिया है। और PTI की रिपोर्ट के मुताबिक SV राजू का कहना था कि इन प्रोटेस्ट का जो अल्टीमेट इंटेंशन था वो था रिजीम को चेंज करना। CAA प्रोटेस्ट एक धोखा था और इसका असली मकसद था सत्ता परिवर्तन, आर्थिक तंगी पैदा करना और देश भर में अराजकता फैलाना। ये दंगे जानबूझकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के साथ मेल खाने के लिए किए गए थे, और उनका यह भी कहना था कि तथाकथित बुद्धिजीवी जमीनी स्तर के आतंकियों से भी ज़्यादा खतरनाक है। और CAA के खिलाफ शर्जील इमाम की जो भड़काने वाली स्पीचेस हैं तो उनकी वीडियोज़ भी टॉप कोर्ट के सामने पेश की गई थी। बाकी इसके अलावा जो रेड फोर्ट ब्लास्ट वाला मामला है तो उसी मामले की जांच के तहत NIA ने अब 4 और प्राइम एक्यूज को गिरफ्तार किया है, यानी कि अब टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और ये 4 वही हैं डॉक्टर मुजम्मिल शकील पुलवामा से, डॉक्टर आदिल अहमद राथर अनंतनाग से, डॉक्टर शाहीन सईद लखनऊ से और मुफ्ती इरफान अहमद वागे सोपिया से। और इससे पहले NIA ने 2 और को गिरफ्तार ऑलरेडी किया है, जिसमें से एक है आमिर राशिद अली जिसके नाम पर वो कार रजिस्टर्ड थी जो ब्लास्ट हुई, और जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश जिसने टेक्निकल सहायता प्रदान करी थी। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट है जम्मू कश्मीर से, जहां गुरुवार को जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि SIA तो इन्होंने जम्मू कश्मीर के वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर टाइम्स के ऑफिस पर भी रेड कंडक्ट करी है, क्योंकि इन पर भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में शामिल होने और देश के खिलाफ असंतोष फैलाने और संप्रभुता को खतरा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। और कश्मीर टाइम्स के ऑफिस में जो रेड हुई है तो उस पर जम्मू कश्मीर की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है तो उसमें कुछ शॉकिंग डिटेल्स भी रिवील की गई हैं, जैसे कि इस पर्टिकुलर मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है तो उसमें इस बात के संकेत मिले हैं कि ये आतंकी और अलगाववादी विचारधारा का प्रसार कर रहे हैं, भड़काऊ, मनगढ़ंत और झूठे आख्यान फैला रहे हैं, जम्मू कश्मीर के युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, असंतोष, अलगाववादी भावनाओं को भड़का रहे हैं, शांति और सार्वजनिक व्यवस्था को भंग कर रहे हैं और प्रिंट और डिजिटल सामग्री के माध्यम से भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती दे रहे हैं। और ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि इस रेड में आर्म्स और एम्यूनिशंस रिकवर किए गए, जिनमें एक रिवॉल्वर, 14 AK सीरीज वेपन के एम्प्टी केसेस, 3 लाइव AK राउंड्स, 4 फायर्ड बुलेट्स, 3 ग्रेनेड सेफ्टी लीवर्स और 3 सस्पेक्टेड पिस्टल राउंड्स शामिल हैं। और इस सारे आइटम्स ऑन द स्पॉट रिकवर किए गए। और ये रिकवरीज इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये मीडिया हाउस संभावित रूप से अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में शामिल है और एक्सट्रीमिस्ट और एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ इनके सस्पेक्टेड लिंक हैं, और इसलिए इस पर आगे की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया है। बाकी जो आर्म्स, एम्यूनिशंस, डिजिटल डिवाइसेस और डॉक्यूमेंट सीज किए गए तो उनको फॉरेंसिक और टेक्निकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा और इन्वेस्टिगेशन एक्टिव रहेगी। आगे के एक्शंस उभरते हुए एविडेंस के आधार पर लिए जाएंगे। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2003 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर नवनीत वत्स वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1962 में 5 असम राइफल्स के राइफलमैन SP भुजेल वीरगति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि T-90 मेन बैटल टैंक्स भारतीय सेना की सर्विस में कौन से वर्ष में कमीशन किए गए थे।
और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।